ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। द डायग्राम शोज ए बी सी एंड डी द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डी सी। अब डी सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। आपको ये देखना है कि डी सी जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में है, नॉन राइट एंगल में। राइट एंगल के अंदर है। देखो जरा गौर से, डी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो राइट एंगल, ये बॉक्स बना हुआ है ना छोटा सा, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर मेरे पास जो है ये एंगल दिया हुआ एक। ठीक है, इस एंगल के लिहाज से डीसी क्या है, एडजेसेंट है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है मुझे, तो मैं कॉस थीटा लगाऊंगा। कॉस 43 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, डीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 110। ठीक है, कॉस 43 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीसी आ जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 43। यहाँ से डीसी की वैल्यू आ जाएगी 80.45, तो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 80.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन पार्ट बी, टी सी रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल ट्री। अच्छा, अब ये वाला जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज हॉरिजॉन्टल एंड टी सी इज वर्टिकल। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसके ऊपर ये पेन खड़ा कर दूं, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा आपस में क्या बनाते हैं, राइट एंगल, ये याद रखना। ठीक है ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर वर्टिकल में इस पेन को कहीं भी रख दूं, चाहे कोने पे, बीच में, कहीं भी रख दूं, इसका बनेगा क्या, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये पेन का किसी भी कॉर्नर के साथ मैं बनाऊं, राइट एंगल बनेगा। ठीक है ना, जैसे यूं है, अब ये यहाँ से भी राइट एंगल है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से राइट एंगल है। तो अब ये जरा गौर से देखना, ये देखो ये टी सी जो है, टी सी और ए से अगर मैं बना रहा हूँ, तो देखो यहाँ इन्होंने खुद बना के दे दिया, राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है ये, इस वजह से क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल था और वो क्या है, वर्टिकल है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है 110 आ जाएगा, ए सी और ये टी। अब आपने निकालना क्या है, टी सी निकालना है। ये क्या है हमारे पास 17 डिग्रीज। तो इसमें क्या साइन थीटा, टेन थीटा लग जाएगा। कैसे टेन थीटा लग रहा है, देखो 17 के सामने वाला हमें ऑपोजिट कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट हमें गिवन है। जिस चीज में ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों आया वो टेन होता है। टेन 17 इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन 110। तो टी सी आ जाएगा यहाँ से हाँ जी, क्या रहे हैं 33.6 डिग्री। बी का पार्ट 1 हो गया ये। ठीक है, नाउ पार्ट 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम डी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी निकालना है फ्रॉम डी। तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ भी। ठीक है, अच्छा ये डी है, ये सी है और ये टी है। अब आपने जो है कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, डी सी हम निकाल चुके थे पुराने पार्ट में 80.45। अच्छा 80.5 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, याद करो, कि एक पार्ट में अगर कोई चीज़ आप राउंड ऑफ करते हो, उसको अगर नेक्स्ट पार्ट में इस्तेमाल करना हो तो आप राउंड ऑफ हुई वैल्यू इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया एक पार्ट में, अब जैसे राउंड ऑफ हुई वैल्यू 80.45, तो मैंने राउंड ऑफ किया तो क्या बना, 80.5 बना ना। जब नेक्स्ट पार्ट में लेकिन यूज करेंगे तो क्या होगा, 80.45 ही लेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ हुई वैल्यू अगर मैं आगे डालूंगा ना तो आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ठीक है, 80.45 आ गया। अच्छा पी सी क्या है, टी सी हमने अभी निकाला ऊपर 33.6 के आगे। अच्छा ये डिग्रीज नहीं था, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक डिग्री, ये भी सेंटीमीटर था। 33.6 जो है ये क्या था एक्चुअली, 33.63 है ये, 363 लेंगे। अब इन्वर्स करेंगे, अब tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू
opposite upon hypotenuse. ठीक है, जीरो नहीं, इनवर्स भी कर दो ना फिर इसको, थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स भी हो जाएगा वहां जाकर। tan इनवर्स क्या आ रहा था पहले आपने बताया, 0 पॉइंट, बता दो, वो भी कैलकुलेटर में होगी वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या आई? 22.68, तो मतलब 7 हो गया। एंगल इज ऑलवेज गिवन टू वन डेसिमल प्लेस। अच्छा, tan इनवर्स क्या करना है हमें? 0 पॉइंट, डेसिमल में वैल्यू बेटा बता दो साथ साथ। 33.63 अपॉन 80.45, 418, 0.418। देखो बाय डिफॉल्ट है ना क्वेश्चन में, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस या हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स द आंसर शुड बी गिवन, तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या है? बाय डिफॉल्ट ये रूल है कि आपने जो है ना कहते हैं एंगल को हमेशा वन डेसिमल प्लेस पे देना है, ठीक है, और एंगल के अलावा कोई भी चीज़ हो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन में, जहाँ क्वेश्चन में कुछ और बोला होगा वहां पर तो वही करना है। व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो जब आपको ये करना है कि एंगल को वन डेसिमल प्लेस पर, और एंगल के अलावा कोई और चीज़ हो, कोई भी लेंथ हो, कुछ भी हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, two ships Alpha and Beta left a port O at 12 noon. At noon, noon का मतलब 12. Alpha sailed at 12 kilometers per hour on a bearing of 0.054 degrees. Beta sailed at 16 kilometers per hour on a bearing of 130 degrees. At 4 p.m., Alpha was at A and Beta was at B. Calculate the distance AB. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो है ना क्या कहते हैं, एक शिप निकला है वो ऐसे मूव किया है, दूसरा शिप निकला वो ऐसे मूव करा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये कितना हमें ये निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता होगा तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? लेट से मुझे पता होगा ये 5 है और ये 8 है, अब ए बी कैसे निकलेगा? कॉस रूल लगा देंगे, क्योंकि दो साइड है और बीच वाला एंगल पता हो। अब ये 5 और 8 तो नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे मतलब समझाने के लिए बोला था। अब हम निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, ये क्या है, ये इस रेंज में चल रहा है। इन्होंने क्या बोला है कि ना एक पहला शिप जो है वो क्या है, अल्फा, इट सेल्ड एट 12 किलोमीटर पर आवर ऑन अ बेयरिंग ऑफ 054। 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला ये, तो उसका मतलब है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, सही है ना। तो स्पीड कितनी है इसकी, 12 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है, कितनी देर तक चला है, 12 बजे निकला था और 4 बजे तक चला है, 4 घंटे। 12 नून का मतलब होता है 12 ना, 4 घंटे, मतलब ये कितना डिस्टेंस हो गया, 48 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस हो गया 48। नीचे वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसको मैं D1 रख लेता हूँ, उसको D2। नीचे वाला उसकी क्या कहते हैं, स्पीड कितनी, 16 थी, वो भी 4 घंटे चला है, 16 फोर था 64 किलोमीटर, ये 64 है। अब हम कॉस रूल लगा के ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 130 माइनस 54, क्योंकि देखो पूरा 130 है और उसमें से ऊपर वाला 54 है, तो 130 माइनस 54, ये आ गया 76। बस अब खत्म, सिंपल फार्मूला लगा लो सीधा, ठीक है ना, इजी हो गया ना। अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर माइनस 2, 48 इंटू 64 इंटू कॉस ऑफ 76।
ठीक है, जो आंसर आएगा अब इसको अंडर रूट भी कर देंगे। 70 आ रहा है, 70.09 यानी कि 70.1 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, लिखते जाओ ना साथ साथ। कहाँ है बुक, कहाँ है आपकी? अच्छा तुम्हारे पास उसमें PDF में, ठीक है, लिखते जाओ ना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखो, आंसर लिखते जाओ। पार्ट बी, when beta had traveled a total distance of 100 kilometers, it stopped at C. अच्छा, और थोड़ी एक्सटेंशन हो गई, बीटा ने कितना ट्रैवल कर लिया, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इट स्टॉप्ड एट सी, कैलकुलेट द टाइम व्हेन बीटा रीच्ड सी। कितनी देर में उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। अच्छा, अब मेरी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी अच्छा, मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, और ये किस स्पीड से चल रहा था, ये वाला 16 की स्पीड से चल रहा था। 100 डिवाइड बाई 16, द 6.25 आवर्स। 6.25 आवर्स में क्या होगा, इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर लिया होगा। इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम व्हेन बीटा रीच सी। कैलकुलेट हाउ मेनी आवर्स नहीं बोला है, कैलकुलेट द टाइम बोला है। तो हम आंसर क्या देंगे, 06:15। अगर 12 बजे निकला है तो 6:15 पर 6.25 आ रहा था। 0.25 का मतलब 25 मिनट नहीं होता है, 0.25 का मतलब 15 मिनट्स हुआ ना। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अगर मैं 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.25 मीन्स 1/4, एक घंटे का 1/4 करेंगे तो 15 मिनट हुए ना। तो 06:15 ये हमारा आंसर होगा, ये टाइम है, कितने बजे जो है वो रीच करेगा सी पर। अच्छा, अब अल्फा भी चल रहा है। अल्फा कंटिन्यूड ऑन इट्स कोर्स अंटिल इट रीच्ड अ पॉइंट डी ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। अब अल्फा भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बीटा जो है ना वो सी पे जाकर रुक गया, लेकिन अल्फा जो है वो चलता जा रहा है। चलता कब तक चल रहा है, जब तक वो बिल्कुल सी के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि देखो जो बीटा है वो अल्फा से थोड़ा, ये वाला जो है ये जो अल्फा है यानी कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला थोड़ा स्लो चल रहा है, ये 12 के हिसाब से चल रहा है। नीचे वाला किसके हिसाब से चल रहा है, 16 के हिसाब से। अगर ये 6 घंटे में 100 किलोमीटर इसने ट्रैवल कर लिया, यहाँ जाके रुक गया, तो उतने ही 6 घंटों में इसने ये भी यहाँ नहीं पहुंचा होगा। ये तो अभी 6 घंटे में थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात इसकी स्पीड थोड़ी कम है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये रुक गया जाकर, लेकिन ये रुका नहीं, चल रहा है। कब तक चल रहा है, जब तक बिल्कुल उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है कि ये इसके ऊपर क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओडी। मतलब इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ कि वो यहाँ पर ये 100 है, तो ये वाला क्या होगा, ये x होगा, ये हमें निकालना है। अच्छा, हमें जो है क्या कहते हैं, ये 100 है, बीच का एंगल पता है ना हमें, एंगल कितना है इसका, 76, एंगल है 76। अच्छा, ये हमें पता है कि ये इसके ऊपर जाकर, यहीं पे जाकर बिल्कुल एग्जैक्टली रुकेगा। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा कि बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, साइन रूल मेरे ख्याल से लग सकता है, या कोसाइन रूल। अभी थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा रूल अप्लाई होगा। इसी तरीके से हमें निकालना क्या है, एक्चुअली ओडी निकालना है फिलहाल। अगर हम जी प्रॉपर्टी लगाएं, जी प्रॉपर्टी लगा लें, तो ये 54 है अगर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है ना। और कहते हैं ये कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये नीचे वाला एंगल, सी वाला एंगल भी आ जाएगा। अब साइन रूल हमारा अप्लाई हो सकता है इजीली। ठीक है ना, इन दोनों को जरा 54 और 76 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। इनफैक्ट हम एक और तरीके से भी कर सकते थे इसको, ये वाला निकाले बगैर भी हो जाता। ये अगर मैं ये निकाल लूँ कि 130, तो बाकी कितना होगा 50, और यहाँ से अगर जी प्रॉपर्टी लगा लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50, और ये ऊपर वाला एंगल कितना था मेरे पास 54। अब हम साइन रूल इजीली अप्लाई कर लेंगे।
निकालना क्या है, ओडी निकालना है ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, 100/sin54 इज इक्वल्स टू OD/sin50। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एक्चुअली बस ये साइन थी 50 हम डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin50। ओडी की वैल्यू निकाल लो, 94.7 किलोमीटर। अच्छा भाई, अब क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। ओडी निकल गया। एन आइलैंड आर इज 100 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ द पोर्ट ओ। ठीक है, आइलैंड आर है जो कि 100 किलोमीटर ड्यू साउथ है ओ से। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम सी। बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम सी मतलब सी के ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ। सी के ऊपर नॉर्थ बनेगा और नॉर्थ से हम राइट साइड से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आर तक। ये पूरा एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन बना दूँ, उसको यहाँ एक्सटेंड कर लूँ लाइन, तो अब जी प्रॉपर्टी के जरिए ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये एक्स होगा तो ये वाला भी क्या होगा, एक्स। 180 बाकी होगा, 180 प्लस एक्स आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये एक्स निकाल लेते हैं। ये एक्स कैसे निकलेगा, तो 130 है, तो ये बाकी का क्या बचा हमारे पास, 50। अब आप एक्स निकालना है हमें। एक काम करते हैं ना, ये कॉस भी नहीं लेना, बहुत आसान है, दोनों 100 है ना, इसलिए बचत हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, वरना तो कॉस रूल से भी तुम करोगे तो लेंदी हो जाएगा ना। ये आसानी क्या है, हमें कॉस रूल तो बल्कि लग भी नहीं सकेगा ना, आरसी की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो भाई इजीली हो जाएगा। दोनों 100 है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स है तो ये भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तीनों का ऐड करेंगे तो 180 बनेगा। 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। 2x इज इक्वल्स टू 130, x इज इक्वल्स टू 65, और बेरिंग ऑफ r from c, r from c is 180 प्लस x, यानी कि 180 प्लस 65, 245 डिग्रीज। ठीक है, समझ आ रही बात सबको, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये समझ में आ रही बात, कोई परेशानी तो नहीं है। पार्ट सी नहीं आया, पार्ट सी नहीं ना, देखो मेरी बात सुनो, बहुत एक सिंपल सा रूल है। बेरिंग जब भी आपको निकालना होता है ना, क्या बोला हुआ, कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम सी। जहाँ फ्रॉम बोला होगा वहाँ नॉर्थ बना लोगे आप। सी पे आपने नॉर्थ बनाया, चलना हमेशा राइट साइड से, राइट साइड से चलना है। और आर फ्रॉम सी बोला है ना, सी से जो राइट साइड चलते चलते कहाँ जाकर रुकेंगे, आर वाली लाइन पे। जो आर की लाइन है, ये जो ऐसी लाइन जो आर और सी को ज्वाइन कर रही है, वहाँ जाकर रुक गए। मतलब ये पूरा कैलकुलेट करना है। 270 क्यों होगा, देखो 270 तो जब होता, जब ये और ये होता है ऐसा। ये लाइन सीधी तो नहीं है ना, सीधी ये लाइन होती है तो 270 होता। देखो 90 हो गया, यहाँ तक 180 हो गया। अब ये पूरा निकालना पड़ेगा ना, ये 90 थोड़ी है, एक्स तो हमने निकाला ना। ठीक है, एक्स तो हमें निकालना पड़ेगा ना, 270 कैसे कह सकते हैं हम। ये एक्स हमने निकाला और प्लस कर दिया, तो प्लस कर देते उसको भी। 180 प्लस एक्स, हमने क्या किया देखो, कहाँ तक लेना था हमें, यहाँ तक लेना था ना, आर तक, तो बस 180 पीछे का आ गया ये, और एक्स प्लस कर दिया, तो 180 प्लस एक्स 245 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
चलो बच्चों थोड़ा सा फास्ट, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। The diagram shows 4 towns A, B, C, and D. C is 110 kilometers due east of A, and ABC is 90, AB is 70. Calculate the distance BC. कैलकुलेट द डिस्टेंस BC. BC का डिस्टेंस निकालना है हमें। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब एंगल की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हमें क्या करना होता है? पाइथागोरस लगाना होता है, ठीक है। 110 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? $84.9 centimeters, kilometers, sorry. Part 2. Calculate the bearing of B from A. B from A बोला है तो A पे नॉर्थ बन गया, बना हुआ है ऑलरेडी। कहाँ तक चलना है इससे? B तक जाएंगे, बस ये एंगल कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, ये अंदर वाला एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम इसका अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे तो 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, सही है ना? अच्छा, अब ये ए का जो है ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा? 70 जो है वो एडजेसेंट है और 110 हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा 70/110, cos इनवर्स कर दो, ये आ जाएगा 50.5 डिग्रीज। 90 में से माइनस कर दो, 39.5, ठीक है। पार्ट बी, गिवन दैट D is due south of C. D is due south of C. ड्यू साउथ का मतलब है कि ये क्या होगा? राइट एंगल होगा। साउथ मतलब बिल्कुल नीचे है, अच्छा। और एंगल 28 एक दिया हुआ है। कैलकुलेट डिस्टेंस CD, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा लग जाएगा। tan 28 इज इक्वल्स टू CD अपॉन 110। CD is equals to 110 multiplied by tan 28। ये आ जाएगा 58.5, 58.48 है वैसे तो। एक काम करते हैं, पहले ओरिजिनल वैल्यू भी लिख लो 48 और फिर राउंड ऑफ करके 58.5। ओरिजिनल वैल्यू मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर इसको अगले पार्ट में कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो ओरिजिनल वैल्यू काम आती है आपको। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 4 सिग्निफिकेंट पे लिखते हैं, क्यों? ये देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो फाइनल आंसर देना है ना, तो फाइनल आंसर से एक डेसिमल एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होता है। अगर आपको जो है ना बेसिकली दिखाया जाए ना, वो 58.48 भी एक तरह से राउंड ऑफ हुई हुई वैल्यू है, क्योंकि उसके आगे भी नंबर थे, लेकिन आपने क्या करना होता है? एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा लेना होता है। अच्छा जी, फिर पार्ट सी पे आ जाते हैं। An aircraft flies from A to B, then B to C, and then from C to D, and finally D to A। मतलब एक एयरक्राफ्ट है पूरा ये चक्कर घूम के आ रहा है, पहले A से B गया,
बी से सी गया, सी से डी और फिर डी से वापस ए। तो बताओ कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस इट फ्लाइज, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इसमें से क्या क्या पता है हमें, ए बी पता है 70 हो गया, बी सी पता है हमें 110 तो नहीं होगा ना, ए बी 70 है, ए बी इज 70, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी हमने निकाला था, ऊपर कितना आया था 84.9। फिर सी डी निकाला है हमने, ये रहा 58 पॉइंट, तो ये 5 है, 58.5 हमने लिखा है, 48 कर लेते हैं ना इसको। और ये 84.9 का भी एक्यूरेट एग्जैक्ट बता दो आंसर। और आखिरी वाला डी ए निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। डी ए कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस लगा लेते हैं कि हमारे पास 110 भी है और ये भी हम निकालते हैं। काम करते हैं इनफैक्ट अब यहाँ पाइथागोरस ना लगाएं तो बेहतर है। ये क्या, अच्छा 84.85 है, 84.85। अच्छा अब बात सुनो, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मुझे ना ए डी निकालने के लिए मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो पाइथागोरस लगा लूँ या फिर मैं कॉस थीटा लगाऊँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, लेकिन रिस्क क्या है पाइथागोरस लगाने में कि ये सी डी की जो वैल्यू है तो ये भी राउंड ऑफ हुई भी है। अब ये मतलब ये वैल्यूज कोशिश करनी चाहिए एग्जाम में, वैसे तो लगा देंगे तो आंसर में शायद फर्क ना भी आए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए एग्जाम में कि हमारी अपनी वैल्यूज यूज करने से बेहतर है कि क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज यूज हों। क्योंकि अगर कभी हमारी हमारे हमारे से इसमें मिस्टेक हुई हो तो वो अगला भी गलत हो जाएगा पार्ट। समझ आ रही ना बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर जहाँ तक ऑप्शन हो ना तो कोशिश करके क्या करना चाहिए कि अगर मेरे पास मैं ये कॉस्ट थीटा यूज कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं कर लूँ कॉस्ट 28 इजिकल्स टू 110 अपॉन डी ए। डी ए क्या हो जाएगा 110 अपॉन कॉस 28, 124.58, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टोटल डिस्टेंस, ए बी 70 है प्लस बी सी 84.85 प्लस 58.48 प्लस 124.58, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये फाइनल 337.9, मतलब 338 किलोमीटर्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं इसको करता हूँ तो, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सही है, कॉपी कर लें आराम से, देख लें। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हेच बी सी। बी सी की लेंथ निकालनी है, क्या अप्लाई होगा, देखो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या करेंगे, साइन रूल, एक साइड और सामने वाला एंगल गिवन है, ठीक है ना, तो साइन रूल लगेगा हमारा 65 अपॉन साइन 72 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन साइन 60।
क्या आ रही है BC की वैल्यू? क्या आ रहा है? 0.1 मीटर्स, 0.18 है ना? हाँ, तो एक्चुअल पहले बताओ, फिर उसके बाद 59.2 मीटर। आदत बना लो इस तरह लिखने की, पहले 4 सिग्निफिकेंट पे राइट राउंड ऑफ करके फिर 3 पे। एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, बच्चे को पता है। अच्छा पार्ट बी, अच्छा ए का एक ही पार्ट है। The hedge AD has the length 84 meters. Calculate the area of the field ACD. एरिया ऑफ द फील्ड ACD का एरिया निकालना है। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ AB sin C। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू 84 इंटू 65 इंटू साइन 120। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, जॉइंट है ना। देखो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स और बीच वाला एंगल मुझे चाहिए ना। अब ये 60 है तो बाकी का एंगल क्या होगा? 120, 180 से माइनस करके। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 2364.2, 2360 मीटर्स। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये क्या हो गया? 2360 हो गया। ठीक है, देन आगे चलते हैं पार्ट 2 पर। द लेंथ ऑफ द हेड CD की लेंथ निकालनी है। अब लग जाएगा कॉस रूल, दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो अब लगेगा कॉस रूल। ठीक है, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर माइनस 2 84 इंटू 65 इंटू कॉस ऑफ 120। ठीक है, क्या आ रहे हैं आंसर? स्क्वायर रूट होने के बाद 129 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे 129 मीटर्स है ना? ठीक है, चलो पार्ट सी मैं यहाँ पर करूँगा, आप लोग सब साथ हो जाए जल्दी से। Okay, part C. The vertical tree is growing at C. The angle of elevation of the top of the tree from A is 14 degrees. ठीक है भाई, ए से अगर हम देख रहे हैं तो ये ट्री का जो टॉप ऑफ द ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 14 डिग्री है। सही है। अच्छा, अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये ट्री है, ये सी है और ये ए है। ये यहाँ पर 14 है। ए सी की लेंथ कितनी है? 65 और ये राइट एंगल। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कहते हैं tan थीटा। tan 14 इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन 65।
कितना रहा है? 16.2 मीटर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है अ बॉय हैज क्लाइंब्ड एग्जैक्टली हाफ वे ऑफ द ट्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डी व्हेन व्यूड बाय द बॉय। अब क्या करना है, अब डी से देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर ही होते हैं। अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो अब डी से देखना है। ये सी है और ये टी का आधा है, एक्स रख लेता हूँ, ये टी का आधा है एक्स। यहाँ से मैं एग्जैक्टली हाफ वे, ठीक है, ये एंगल निकालना है मुझे एक्चुअली। मैंने यहाँ पे देखो उसको अलग से बना के दिखा दिया आपको। देखो फिर से रीड करो जरा गौर से। अ बॉय हैज क्लाइंब्ड एग्जैक्टली हाफ वे अप द ट्री। एक बॉय है जिसने ये ट्री पूरा नहीं चढ़ा है, आधा चढ़ा है। अभी ये एक्स से चल रहा है, सी से चल रहा है, टी तक पूरा नहीं गया, एक्स पे रुक गया, बीच में रुक गया। ठीक है, अब ये बॉय अगर डी को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ उसका। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही बात है, बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा हूँ कहाँ से, डी से। डी से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूँ एक्स तक, ठीक है, तो मेरे पास ये डी सी की लेंथ क्या है, 129.4 है, ये इसकी लेंथ है। अच्छा, दूसरा जो है मेरे पास एक्स सी की लेंथ कितनी होगी, हाफ हो जाएगी ना, 16.2 थी तो आधी कितनी हो जाएगी, 8.1। अच्छा, 16.2 के आगे क्या था, 20 था, तो फिर तो सही है, 20 था तो ठीक है, तो 8.10 हो जाए। अब क्या करेंगे, tan थीटा 8.10 अपॉन 129.4। 3.58 डिग्रीज। नहीं तो ये तो राउंड एंगल है, तो 1 डेसिमल प्लेस पे होता है। 3.6 डिग्रीज। अच्छा ठीक है, पहले आपने वो बताया मुझे 3.58 था, तो अब ये राउंड ऑफ होकर 3.6 हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जब टाइम हो गया पूरा आज, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है।